Class A DAV Social Science Chapter Number 6 Manufacturing Industries. The literal meaning of manufacturing is to make a product by hand, but it has attained a wider meaning in the present scenario. मतलब है कि जो लिटरल मीनिंग है मैन्युफैक्चरिंग का उसको एक प्रोडक्ट को आप जब अपने हाथों से बताते हो तो उसका लिटरल मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग का यही होता है कि जब आपको किसी भी प्रोडक्ट को अपने हाथों से बनाओ। पर आज के टाइम में आज के टाइम में इसका जो मतलब है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, क्योंकि अब देखो हम कितनी चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं, बहुत ही कम चीज़ें जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। पर हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक मशीन्स और टूल्स की हेल्प लेकर बनाते हैं। तो अब इसका जो प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का वो बदल गया है। अब इसको हम कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और टूल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब है कि जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो, है ना, जब आप कन्वर्ट करते हो ज़्यादा यूजफुल और वैल्यूएबल कमोडिटी। जैसे मान लो रॉ मटेरियल मतलब पता है क्या होता है। आप एक डिश बना रहे हो, आप एक फाइनल डिश बना रहे हो और उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। आपने सोचा कि चलो आज हम किचन में जाएंगे और कोई खाना बनाएंगे और बहुत अच्छी सी डिश बनाएंगे। तो आप सोचोगे अरे मेरे पास रॉ मटेरियल्स है ही नहीं। अब रॉ मटेरियल्स मतलब स्पाइसेस हो गया, है ना, रॉ वेजिटेबल्स हो गए कटे हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल में आती हैं। तो अब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए सामान भी तो चाहिए बनाने के लिए, तो उसी को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। और जब हम उस रॉ मटेरियल को जब हमारी फाइनल डिश बन जाती है तो हम उस क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को ही मिला जुला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं ना। तो उसी तरह रॉ मटेरियल को आप मिला जुला के एक यूजफुल और वैल्यूएबल कमोडिटी बनाते हो। किसके हेल्प से? मशीन्स और टूल्स की हेल्प से। पहले के टाइम में मशीन्स और टूल्स की हेल्प नहीं लेते थे, बट अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर गई है कि हम मशीन्स और टूल्स की हेल्प लेते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब क्या एग्जाम्पल क्या हो गया? अब इसका मैं अपने से एग्जांपल बताती हूँ। मान लो एक आप 1 किलो टमाटर लेने जाते हो मार्केट में, कितना कितने रुपीस का आएगा? 30 to 40 के रेंज में आएगा। अब वहीं पे आपने क्या किया, उस टमाटोज का और आपने एक केचप बना दिया। ठीक है, मशीन्स और टूल्स की हेल्प लेके आपने उसका केचप बना दिया, उसको मैन्युफैक्चर कर दिया। अब उसकी एक बॉटल केचप की आप 80 to 100 रुपीज़ में बेच सकते हो आराम से, है ना। तो अब मैन्युफैक्चर होकर ये जब आया तो इसकी क्या हो गई, वैल्यू बढ़ गई। और टमाटर आज कौन खाना चाहता है काट के? नहीं खाना चाहते बच्चे, मोस्ट ऑफ द है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं खाना चाहते। तो अब हम क्या करते हैं, मम्मियाँ क्या करती है, टमाटर डाल दिया सब्जी में, तब हम खा लेते हैं मुश्किल से। लेकिन अब क्या होता है, केचप सबके घर पे रखा रहते हैं। जब पिज़्ज़ा बना है तो पिज़्ज़ा में डाल दिया, बर्गर बना है बर्गर में डाल दिया, जिस पास्ता में बना है पास्ता में डाल दिया। तो ज़्यादा यूजफुल नहीं हो जाता है, राइट। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल जो आपके यहाँ पे बुक में लिखा है, आयरन ओर टू गेट स्टील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको आप याद रख लो कि जो स्टील है वो आयरन ओर से निकल कर आता है। हम आयरन ओर को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू स्टील बना देते हैं। और देखो आयरन ओर की कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी किसकी है, जितनी हमारे स्टील की है। देन कॉटन टू गेट क्लोथ। अब कॉटन से जब आप क्लोथ बन जाता है, आपने सबने सुना होगा कॉटन क्लोथ होता है, तो कॉटन से मैन्युफैक्चर के वो क्लोथ बनता है। कॉटन का बहुत ही कम वैल्यू होती है, जबकि क्लोथ की हम कितना मतलब मार्केट में मतलब हर कोई ही क्लोथ पहनता है और हर बहुत ही महंगे महंगे क्लोथ मिलते हैं और आजकल तो 500 रुपीज़ से ऊपर ही मिल रहे हैं क्लोथ्स। तो क्या ना, इमेजिन कि कितना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ गई और कितनी यूटिलिटी बढ़ गई। कॉटन हम कितना काम करेंगे, कितना यूजफुल है हमारे लिए कॉटन, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उसकी यूटिलिटी भी बढ़ गई। हम जब कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। वुड टू गेट पल्प एंड देन पेपर, वुड से हम पेपर बना लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जब हम रॉ मटेरियल्स को एक ऑब्जेक्ट जैसे एक प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में ले आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो उसकी वैल्यू और यूटिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यू, जैसे एक एग्जाम्पल है कि जब आप आयरन ओर से जब स्टील निकलता है, जब तब आयरन ओर की कॉस्ट और वैल्यू कितनी कम होती है, राइट, और यूटिलिटी से कितनी कम होती है। बट जैसे मशीन्स और टूल्स की हेल्प से जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टील में,
तो उसकी वैल्यू और यूटिलिटी कितनी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। देखो सिर्फ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में ही लाने में मदद नहीं करती, जब वो और भी काम करती है, जैसे कि वो एक प्रोडक्ट को यूजफुल और सेलेबल बनाती है ना। वो प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट जो ये यूजफुल हो जाता है हमारे लिए, और सेलेबल मतलब वो बिक जाता है, सेलेबल प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम बेच सकते हैं। अब वो एम्प्लॉयमेंट, अब देखो इंडस्ट्री में कह दिया कि मशीन्स और टूल्स की हेल्प से हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लेकिन मशीन्स और टूल्स को भी चलाने का तो कोई आदमी चाहिए ना। मतलब पीपल तो चाहिए ना हमारे लिए कि वो मशीन्स और टूल्स को हैंडल कर सके। तो इसलिए जनरेट स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट के जो इंडस्ट्रीज है वो इन स्कोप बढ़ाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और नेशनल अर्निंग्स तो बढ़ाती हैं, जिसमें उनका फाइनल प्रोडक्ट है वो अच्छा हुआ, जो लोकल और फॉरेन ट्रेड से करेगी वो, तो उससे नेशनल अर्निंग्स होगी। और एक बात आपने नोटिस की होगी, जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसको एग्रीकल्चरल लेबर से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, वेजेस मतलब तनख्वाह मिलती है। Thus, industries play an important role in making country economically prosper। तो इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिकली प्रॉस्पर बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 5 नंबर का आता ही आता है एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इट मेक्स यूजफुल एंड सेलेबल प्रोडक्ट्स, इट जनरेट्स स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट। तीसरा आप लिख सकते हो इट इंक्रीजेज नेशनल अर्निंग्स थ्रू लोकल एंड फॉरेन ट्रेड। चौथा आप लिख सकते हो एंड इंडस्ट्रियल लेबर अर्न्स मोर वेजेस दैन एन एग्रीकल्चरल लेबर। पांचवा लिख सकते हो that industries play an important role in making a country economically prosper। तो इसमें 5 पॉइंट्स निकल के आता है, और 3 पूछे जाएंगे तो 3 तो आप खुद ही लिख सकते हो, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में ये आपके पास चार्ट दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इस पे आओ, बिकॉज ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपसे कह सकते हैं बनाने के लिए, या फिर इसके इस सब क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कि मतलब बताओ कि साइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज में कितने और पार्ट्स होते हैं, इस हिसाब से पूछे हैं क्वेश्चंस में। और आपके मतलब बैक क्वेश्चन आंसर में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको समझना है कैसे है। देखो एक सेकेंड, जो साइज है, साइज के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। किसको? ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज को हमने 3 कैटेगरीज में उसमें डाला हुआ है। पहला है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है इसमें बहुत ही कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बुक में दिखा हुआ है पॉटरी, पॉटर, ब्लैकस्मिथ, वीवर एंड क्राफ्ट्समैन की सारी इसी के अंदर इंडस्ट्री आती है। अब कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है ना वो स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब है कि सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लोकल मार्केट में ही अवेलेबल होता है इनका जो रॉ मटेरियल होता है, तो वहीं से ले लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लोकली अवेलेबल हो जाता है इनका रॉ मटेरियल, तो उन्हें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते अपना कुछ ज़्यादा, मतलब घर में ही अपना सब कुछ वर्क चलाते हैं एट होम ओनली, या अपने पूरी इंडस्ट्री घर पे चलाते हैं। और लेबर की बात है तो फैमिली मेंबर्स हेल्प कर देते हैं, है ना, और उनको ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाथों से ही काम करते हैं वो। और एग्जांपल्स आपको एक दो याद रखने से, पॉटर हो गया, ब्लैकस्मिथ हो गया, वीवर हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गया, एग्जांपल्स हैं। देन बात आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म होता है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री का। मतलब है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, ये जैसे कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल छोटी, उससे बीच वाली है ना। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आप इसमें दिया जाता है कि थोड़ा सा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, थोड़े से ह्यूमन लेबर मंगवा लेते हैं, है ना। तो अब बेसिक रॉ मटेरियल जो यहाँ पे लिया जाता है ना, जो बेसिक रॉ मटेरियल जो इसे यूज़ होता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता तो बाहर से भी मंगवा लेते हैं, वो कुछ फिक्स नहीं होता है सब, है ना। और फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं जो बेचे जाते हैं वो मार्केट में ट्रेडर्स के थ्रू बेचे जाते हैं। और एग्जांपल इसका हो गया पेपर गुड्स, टॉयज, फर्नीचर, एडिबल ऑयल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है
कि मशीन्स भी उनको यूज़ आते हैं, बट बहुत ही छोटे छोटे मशीन से यूज़ आते हैं, तो उनको ज़्यादा बड़े बड़े मशीन से काम नहीं होता है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ होती है, और बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, और रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं, और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऑफ कोर्स अगर आपने देखा है यहाँ ये वाला पिक्चर तो आपको समझ आया होगा कि जो कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ये सब समझ सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री कुछ इस तरह की होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस तरह की होती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री इस तरह की होती है ना। तो यू कैन जस्ट सी द इमेज एंड इमेजिन विद दैट। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन, और एग्जांपल्स इसका हो गया, आप लिख सकते हो आयरन और स्टील इंडस्ट्री लिख दो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिख लो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लिख दो, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री लिख दो, है ना। तो ये सारी तीन तरह की इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे। अब देखो कौन कौन सी, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तीनों इंडस्ट्रीज हमने पढ़ चुके हैं हम। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री सबसे छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस वाली इंडस्ट्री, इसमें होता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट होती है बट थोड़ी होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े रूप से इन्वेस्टमेंट की जाती है ना। तो आपको एग्जांपल्स लिखने होंगे। कॉटेज और हाउस होल्ड में आप पॉटर लिख दो, क्राफ्ट्समैन लिख दो, वीवर लिख दो, ये सब लिख सकते हो, और ब्लैकस्मिथ लिख सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप लिख सकते हो फर्नीचर लिख सकते हो, पेपर गुड्स लिख सकते हो, टॉयज लिख सकते हो, एडिबल ऑयल्स लिख सकते हो, ये सारा इसमें लिख सकते हो। और लार्ज स्केल में आप टेक्सटाइल लिख दो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिख दो, है ना। ये सारे इंडस्ट्रीज आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे दो तरह की इंडस्ट्रीज आती है, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। अब जो बेसिक इंडस्ट्री होती है, मैं उसको पहले समझाने से पहले मैं आपको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री समझाऊंगी। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री को मैं समझाने जा रही हूँ। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री को, ये आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे वाइट, मैंने बोर्ड खोला है इस पे। तो अब देखो जो हमारा, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। लेट्स से ये है इंडस्ट्री इंडस्ट्री ए, ठीक है। और एक है हमारी इंडस्ट्री, इसको आप मैं थोड़ा स्टोरी की तरह समझाऊंगी ना तुम लोग को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये है इंडस्ट्री बी, ठीक है। तो अब जो इंडस्ट्री ए है, ठीक है, उसने क्या किया, लेट्स से उसने आयरन ओर से, ठीक है, व्हाट इट डिड दैट आयरन ओर से उसने स्टील बनाया। स्टील उसका, अब देखो आयरन और उसका क्या हो गया, उसका रॉ मटेरियल हो गया, है ना। आयरन और उसका रॉ मटेरियल हो गया, राइट। और स्टील उसका क्या हो गया, उसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया ना स्टील। तो फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुम मार्केट जाओगे, कोई भी इंसान मार्केट जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि मुझे स्टील दे दो। ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि मुझे स्टील दे दो। अब देखो यहाँ देखो क्या होगा कि जैसे उसने स्टील मांगा, राइट। अब जैसे उसने स्टील मांगा तो आप क्या बोलोगे, स्टील का क्या दो, तो बोलोगे स्टील का ग्लास दो या फिर ऐसे दो, तो कोई आप ऐसे हाथ में स्टील तो मांगेगा नहीं। तो फिर आप, स्टील इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। अब स्टील, अब फाइनल ये कंज्यूमर को हम नहीं दे सकते। अब इंडस्ट्री बी बोलता है कि भाई अब ये जो स्टील है ना वो मुझे दे दो, तो बोलेगा अगर ठीक है ले लो। अब स्टील किसके पास चली गई, इंडस्ट्री बी के पास। तो अब इंडस्ट्री बी ने पता क्या किया, स्टील से स्टील का ग्लास बना दिया, ठीक है। और वो स्टील का ग्लास उसने डायरेक्ट जाकर बेच दिया, किसको, किसको बेचेंगे, ऑफ कोर्स पब्लिक को बेचेंगे, है ना। कंज्यूमर्स को जाके बेच दिया। अब स्टील जो है वो इंडस्ट्री बी के लिए क्या हो गया, ये जो स्टील जो इंडस्ट्री ए का फाइनल प्रोडक्ट था, वो स्टील, ये वाला स्टील बी के लिए, इंडस्ट्री बी के लिए एक रॉ मटेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। और जो स्टील का ग्लास है, जो स्टील ग्लास है वो उसके लिए हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि स्टील जो है इंडस्ट्री ए का फाइनल प्रोडक्ट था, और वहीं पे इंडस्ट्री बी का वो रॉ मटेरियल बन गया। तो इंडस्ट्री ए को हम बोलेंगे बेसिक इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री बी को हम बोलेंगे कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स
इंडस्ट्री, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो अब क्या होगा, देखो, अब हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है और कौन सी बेसिक इंडस्ट्री है। जहां पर डायरेक्ट कोई भी सामान जो फाइनल प्रोडक्ट है किसी भी इंडस्ट्री का जो कंज्यूमर्स के पास जा रहा है, ठीक है, उसमें कुछ हमें एडिशंस नहीं करने पड़ रहे हैं, कंज्यूमर्स भी गुड्स इंडस्ट्री है। और वो इंडस्ट्रीज का फाइनल प्रोडक्ट जो हम नहीं खरीदते हैं, है ना, जिसको हम नहीं खरीदते, वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे अब तुम बात करो बिस्किट की, बिस्किट बनाया इंडस्ट्री बी ने और उसने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट उसका बिस्किट हुआ, तो हम कंज्यूमर्स बिस्किट तो खाते ना, उसमें थोड़ी हम कुछ ऐड करेंगे नहीं। अब उसी तरह टीवी बना इंडस्ट्री बी ने बनाया टीवी, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट था ना। अब कंज्यूमर्स बोलेंगे, तो इसलिए जो बेसिक इंडस्ट्री होती है उसमें उसका एग्जांपल आयरन और स्टील हो गया। यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपको ऐसे समझ आ जाएगी, बड़ा रीड कर लो वीडियो स्टॉप करके। और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में रेडियो बिस्किट ये सब आ जाएगा, है ना। और जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री उसमें डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास आता है। और जो बेसिक इंडस्ट्री है वो जिस उसका फाइनल प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। तो अब समझ आ गया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट पे हम दो इंडस्ट्रीज की बात की थी, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो अभी तक हम दो ऑन द बेसिस ऑफ कर चुके हैं। पहला साइज, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे छोटी इंडस्ट्री होती है हाउस होल्ड इंडस्ट्री, उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री, उसके बाद लार्ज इंडस्ट्री। और ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट में हमने पढ़ा बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। और अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कोई प्रोडक्ट बना है ना, वो किस इंडस्ट्री से आया, मतलब वो इंडस्ट्री कौन सा सामान यूज कर रही है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है, वो कौन से रॉ मटेरियल से बना और रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए हैं ना, उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चरल से थोड़ा सा रिलेटेड होगा। तो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाती है उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे शुगर हो गया, टी हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया। तो जैसे कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन कहाँ से आएगा, कॉटन का प्लांट होता है ना। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल बेस्ड जितनी भी चीज़ें होंगी जो इंडस्ट्रीज यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल्स, अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। देन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में सेम होता है कि जो रॉ मटेरियल जो फॉरेस्ट से हमारे पास आए हो और उससे हमने अपना प्रोडक्ट बनाया हो, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जाएगा। जैसे पेपर वुड से आता है, फर्नीचर पे वुड से आता है। और बहुत से अलग अलग चीज़ों जैसे पैकिंग मटेरियल, मेडिसिन के प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, लेदर हो गया, फिश जो एनिमल से ली जाती हो और उनका काम किया जाए, फिर वो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो, है ना। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसका एग्जांपल होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, है ना। अब ये जो होता है ना मिनरल्स इंडस्ट्री, ये होता है कि जो चीज़ें मिनरल्स बेस्ड हो, है ना, जैसे आयरन और स्टील मिनरल बेस्ड चीज़ें हैं, है ना। और इस एग्जांपल और हो जाते हैं कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारे आते हैं हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इसमें हमने चार चीज़ पर डिवाइड किया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉपरेटिव सेक्टर, और एक लास्ट होता है हमारा जॉइंट सेक्टर। तो ये चार चीज़ होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कॉपरेटिव सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को संभालती है। जैसे मान लो when the ownership and management of an industry is in the hands of the government or its department, it is called public sector industry। तो एक इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट या फिर उसका डिपार्टमेंट चला रहा है तो उस इंडस्ट्री को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे। और जो गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करता है, उसको मैनेज भी गवर्नमेंट ही करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू भिलाई स्टील प्लांट इंडस्ट्री एक है, वो भी पब्लिक सेक्टर के ही अंदर आती है। और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो किसी इंडिविजुअल या फिर एक फैमिली के द्वारा चलाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर में
कि ये अपने से ही वो इस्टेब्लिश करेंगे, चाहे वो अब लोन्स ले लें, फिर पब्लिक इश्यूज रेज कर लें। ये खुद का ही उन्हें अपना सब कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट करके उन्हें खुद का ही कैपिटल खोलना पड़ता है। गवर्नमेंट इसमें उनका कोई हाथ नहीं होता है, इन्हें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है और फिर वो खुद ही चलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं टिस्को। टिस्को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब टिस्को है वो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर पहले उसको सच्ची बोलते थे और ये जो है जमशेदजी टाटा ने खोला था। टिस्को, टिस्को कह लो या फिर इसको, इसको भी एक है इंडस्ट्री, उस वो भी आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में ही आती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जॉइंट सेक्टर की बात होती है। जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट जो हमारे एक इंडिविजुअल और ठीक है जो गवर्नमेंट है वो दोनों साथ मिलकर चलाते हैं, कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर इंडस्ट्री को चलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अवी ऑयल इंडिया एलटीडी या फिर ऑयल रुचि बायोफ्यूल्स। मेनली ऑयल वाले जो होते हैं ना वो बहुत सारे मतलब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर चलाते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में होता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कि एक ग्रुप चला रहा है ना, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में चला रहे होते हैं उस मतलब सेक्टर को। जैसे अमूल ऑफ गुजरात, सबने नाम सुना होगा, अमूल है ना। तो लिज्जत पापड़ भी है महाराष्ट्र में, वुमन कोऑपरेटिव। ये सब मतलब जो है एग्जाम्पल्स हैं, अमूल ऑफ गुजरात और लिज्जत पापड़ ऑफ महाराष्ट्र। ये आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो। और कोऑपरेटिव सेक्टर वही होता है ना कि जो ग्रुप ऑफ पीपल चला रहे हो, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिलोंग करता हो और ग्रुप ऑफ पीपल वो चला रहे हो उस एक इंडस्ट्री को। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इसको आप समझो। ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, जो मतलब सारे मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे कंट्रीज में इनका वो होता है, उनकी वो मतलब इनका डिपार्टमेंट वगैरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, ये सारी जो है ये लोग अपनी जड़ें जमा रही हैं इंडिया में। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इनके पास तो बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लार्ज फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट वो करते हैं बिल्कुल कम दाम में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान हमें देते हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है हमारे जो लोकल मार्केट के जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें और मतलब उनमें एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो इसलिए ये हमारे लिए थ्रेट कहते हैं ना कि थ्रेट हो गया हमारी कंट्री की ओन इंडस्ट्री पे। तो इससे हमें क्या मतलब होता है कि हमें भी अपनी क्वालिटी इंक्रीज करनी चाहिए, बट उसके लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। तो कई चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो जैसे एमएनसीज जो हैं वो अब बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारे इंडिया की खुद की इंडस्ट्री में। अब देखो कोका कोला कितना बिकता है, पेप्सी कितनी बिकती है ना। तो ये देखो कितना मतलब हम ऑलमोस्ट सबने अपने लाइफ में पिया ही होगा कोक या फिर पेप्सी। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए थ्रेट बन रही है धीरे धीरे करके। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। अब देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग तरह का मतलब डिफरेंट मतलब उनका होता है कि हर एक इंडस्ट्री को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि किसी को रॉ मटेरियल ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी के लिए कैपिटल ज़रूरी होता है ना, किसी के लिए स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। तो हर इंडस्ट्री का अपनी अपनी नीड्स होती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री को ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं और कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनको एक पर मतलब मान लो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। ठीक है, किससे वो अपना सामान बनाएगी, रॉ मटेरियल से तो बनाएगी। उनको पावर भी चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो उस इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री के पास आसपास के रोड अच्छे हों और मतलब हर तरह के, चाहे वो एयरलाइन हो चाहे वो मतलब ट्रेन वगैरह हो, सब अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए होता है। कैपिटल उनका अच्छा हो जाए, उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए और उन्हें अच्छे स्किल्ड लोग मिल जाए और उनका जो
जहाँ पे वो ट्रांस ट्रेडिंग सेंटर है वो भी उनके क्या कहते हैं उनकी इंडस्ट्री का उनकी इंडस्ट्री के कैपिटल ज़्यादा दूर ना हो। तो ये सारा लोकेशन भी डिपेंड करता है कि कैसे कैसे कहाँ पर एक इंडस्ट्री बहुत सोच समझ के हम देखना पड़ता है। क्या आप मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझ रहा तो मैं एग्जाम्पल दे दूँ जिससे आपको तो झटके में समझ आ जाएगा। एक मान लो जमीन है, ठीक है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे मिनरल्स है उसपे, और वहां पे जाकर कोई टॉयज की इंडस्ट्री खोल देगा या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री खोल देगा जहाँ पे मिनरल से कोई काम ही नहीं होता है, तो फिर कैसे, तो फिर ये तो वेस्ट ही होगा ना, पागलपंती है ये। तो अब क्या चाहिए हमें कि जहाँ पे मिनरल, जहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री खोल रहे हो या फिर इस तरह की इंडस्ट्रीज खोल दो वहाँ पे, है ना। तो उससे हमें देखना पड़ता है कि हाँ लैंड कहाँ पे अच्छी है, फिर क्लाइमेट कहाँ पर अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है हमें। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने दो फैक्टर्स निकाले हैं इसमें से। एक होता है जोग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरा होता है नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होता है उसमें क्या होता है कि भाई लैंड सही है नहीं है, क्लाइमेट सही है नहीं है, अब रॉ मटेरियल्स हमें आसपास मिल रहा है नहीं है ना, और कहाँ पे मार्केट तो हमारे आसपास है ना, मतलब सही जगह पे मार्केट अवेलेबल है ना हमारे इंडस्ट्री के आसपास। तो ये सारे जो भी ऐसे लैंड क्लाइमेट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वो जोग्राफिकल फैक्टर्स में आ जाता है। और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, वहाँ पे हम जमीन बना सकते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री जमा सकते हैं नहीं, वो गवर्नमेंट की तो जगह नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, सब देखना पड़ता है हमें। उसका बैंकिंग कैसी है, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल तो अच्छे से जमेगा ना, उसकी जगह तो ठीक है ना, पर जगह तो वो आ जाएगा जोग्राफिकल फैक्टर्स में, बट कैपिटल मतलब ठीक से सेटअप हो जाएगा या फिर नहीं, है ना। मैनेजमेंट भी करना पड़ता है और लेबर सही मिलते हैं हम नहीं मिलते, उसके सही लेबर मिल जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा है ना वहाँ का, इंश्योरेंस, ये सब देखने के लिए हम सब नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं ये सारी चीज़ें। और अगर हम देखें कि पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है एक इंडस्ट्री के ओनर की, ये सारी चीज़ें नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में आ जाती हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि कौन कौन, जैसे यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, राइट, कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे कैसे चीज़ पर डिपेंड करनी चाहिए। तो ये चार पांच पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि मार्केट उसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी देखनी पड़ती है, लेबर सही है, स्किल्ड अनस्किल्ड मिल नहीं रहेंगे, कि भाई अनस्किल्ड की भी जरूरत पड़ती है, सच बताऊँ तो स्किल्ड तो चाहिए हमें काम करने के लिए, ठीक है। अनस्किल्ड, अब मान लो तुम्हें किसी को एक साफ सफाई पे रखना है, तो क्या तुम एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान को, एजुकेटेड इंसान को लोगे नहीं ना, तुम्हें उसके लिए अनस्किल्ड चाहिए होगा, है ना। तो क्लाइमेट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर हो गया, कैपिटल हो गया, तो ये सारे इंडस्ट्रियल लोकेशन को पे डिपेंड करते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे फेवरेबल फैक्टर्स हों, है ना। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रीजन। अब मान लो एक जगह है जहाँ की ज़मीन अच्छी खासी है, ठीक है, जहाँ पे मतलब मतलब बहुत ही अच्छी ज़मीन है, वहाँ पर एक इंसान देखता है कि हाँ मेरी ये जो ज़मीन है मुझे बहुत अच्छी खासी लग रही है, तो क्या करता है वहाँ पे जाके इंडस्ट्री को खोल लेता है, तो कहता है कि चलो मैं अपनी इंडस्ट्री यहीं पे खोलूंगा। फिर यार दूसरा देखता है कि अरे यार इसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो कहता है कि मैं भी अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे खोल लूंगा, तो वो ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री खोल लेता है वहाँ पे। फिर तीसरा देखते हैं कि अरे भाई ये सच में दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये लोग भी अपना इंडस्ट्री खोल लेते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग आ जाते हैं देखते देखते उस जगह पे अपनी इंडस्ट्री खोलने के लिए। और वो जगह उसके बाद जब वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं सब देख के, तो उस जगह को हम एक नाम से बुलाते हैं। पता है वो क्या नाम होता है? उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियल रीजन में क्या होता है कि एक मतलब उसका एडवांटेज लेने के लिए ना, अब देखो कि इसको जब प्रॉफिट होगा किसी भी, अब देखो हम इंसानी फितरत है ये, किसी और का प्रॉफिट होते हम देख नहीं सकते हैं, सच बताऊं तो कोई नहीं देख सकते है ना। आपके दोस्त के ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको नहीं अच्छा लगता कई बार, तो प्रॉफिट होते हुए दूसरा तो अब अपना भी प्रॉफिट करना चाहेगा,
तो वो जाके प्रॉफिट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो सामने वाले ने देखा, दूसरा वाला भी आ गया, तीसरा वाला भी आ गया, तो इस तरह से वो एक जगह ही बन जाती है जिसको हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। तो अब देखो, उस जगह पे यही आपको डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ, अब सिर्फ जमीन अच्छी ये भी नहीं होता ना, कि अगर मार्केट अच्छे, अगर सारी चीजें, सारे हमारे जो हमने फैक्टर्स पढ़े वो सारी चीजें हैं वहाँ पे, तो दीज फेवरेबल फैक्टर्स, other industries also get attracted to that region, making it a cluster of industrial units which lays down the formation of an industrial region. तो क्लस्टर मतलब एक ग्रुप वहां पे आके एक इंडस्ट्रीज का रहना, तो उसको हम इंडस्ट्रियल रीजन ही बन जाता है। अब यहाँ पे दुनिया के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन के भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, है ना, तो वो भी आप पढ़ लो, बिकॉज ये अभी तो आपको अगर मैप वर्क आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे पूछेंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक ये पूछेंगे आपसे। अब मैं यहाँ डायरेक्ट आ रही हूँ बिकॉज ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 71। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको एक या फिर दो आपको नाम याद कर लेना है कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मुंबई पुणे रीजन है, और अपना एक दो से गुजरात और अहमदाबाद, ये बहुत ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज का रीजन है। तो मैं ऐसे गुजरात रीजन लिख सकते हो, मुंबई पुणे रीजन लिख सकते हो, हुगली रीजन, तो सब फेमस रीजन है वो सब आप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब देखो हमारे पास सब मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पे, एक है हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री, दूसरा इसमें दिया हुआ है हमारा कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके बाद हमें एक दिया गया है कि एक तीसरा में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, चार दिए हुए हैं शायद, नहीं तीन दिए हुए हैं। पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और दूसरा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, है ना। तो ये तीनों हमें दिए गए, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, आई थिंक, सॉरी, टिक द करेक्ट ऑप्शन में शायद। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है, ठीक है। बैकबोन मतलब कि इसकी वजह से मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब चल रहा है, बैकबोन है मतलब एक सहारा है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। तो ये मैंने कई मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऐसे दे सकते हैं दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द डैश ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, या फिर डैश इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऐसे करके आपको दे देते कई बार, तो बच्चे कंफ्यूज भी जाते हैं। तो डोंट कंफ्यूज इन इट, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है। तो अब बेसिक, ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया था कि स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री के अंडर आती है, तो ये चीज़ इधर लिखी हुई है। और एक और बात, आयरन ओर occurs in abundance in many parts of the world। जो आयरन ओर है ना, वो वर्ल्ड के कई पार्ट में बहुत ज़्यादा abundance मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 65% machines and utensils are made up of steel। और ये पाया गया है कि 65% मशीन्स और यूटेंसिल्स जो हैं वो स्टील के बने हुए हैं। The iron and steel industry is widely distributed in the world। In the USA, Alabama State, the Atlantic Coast, and the Great Lakes region are the main producers। तो ये सारे मेन प्रोड्यूसर्स के नाम हैं, इसको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूछते नहीं है, बट ठीक है आप समझ लो। Europe, it is distributed in France, Germany, Italy, Western Europe, UK, and the Ural Mountain region in Russia. Uh, China, India, and Japan are other major producers of iron and steel in Asia। तो इससे हमें समझ आता है कि चाइना, इंडिया और जापान भी स्टील और आयरन के प्रोड्यूसर्स हैं, एशिया में मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। तो अब एक चलो और देखते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ इस पीडीएफ को। लोग कहते हैं कि क्या ही मतलब इंडिया
मतलब क्या ऐसा है इंडिया में। तो ये चीज़ आयरन और स्टील की इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि क्राई मतलब कह सकते हैं जो हमारे ये हैं। देखो यार, मैं रीड कर रही थी तो मुझे एक गलती निकली, आप भी इसको ठीक कर लेना। कि आई थिंक यहाँ पे जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर मैंने पता चला कि काइस्ट कोई वर्ड नहीं है, इट्स क्राइस्ट। ठीक है, तो आप इसको मतलब काट के और यहाँ पे आप क्राइस्ट लिख देना, बिकॉज ये ज़्यादा मतलब आप रीड करोगे तो आपसे भी गलती हो सकती है। तो ये क्राइस्ट है। ठीक है, हम बोलते हैं ना बी सी सी ई, बी सी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एंड सी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, है ना, क्राइस्ट के बाद। सो इन क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट जो थे वो उन्हें माना जाता है कि वो सन ऑफ गॉड थे। तो ओके फाइन, तो हम आगे देखते हैं। तो बिफोर थाउजेंड ऑफ इयर्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनके जन्म से हजारों साल पहले, हम इंडिया में आयरन और स्टील मतलब माना जाता है कि उस टाइम पे भी मैन्युफैक्चर होता था, उस टाइम पे भी आर्ट लोग जानते थे। और उसका एक एग्जांपल क्या है, देखो, कुतुब मीनार जो है वो किसने बनाया पता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वो आज तक मतलब आयरन का बना हुआ है, और उसमें रस्ट नहीं लगा है। तो सोचो तो कितना अच्छा मतलब हमारे पास क्वालिटी ऑफ द आयरन था उस टाइम पे जब प्रोड्यूस करते थे इस कंट्री में। तो मतलब बहुत सारे और भी ऐसे सबूत हैं हमारे पास। तो कुतुब मीनार कितने मतलब सालों से हैं वहां पे, और अभी तक उसमें रस्ट नहीं लगा। नॉर्मली आयरन में रस्ट लग जाता है, बट अभी तक नहीं लगा है। The first modern minar in Delhi is standing. Sorry, the first modern iron steel industry was established in 1907. ये बहुत ही important लाइन है, इसको आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो। आपको ईयर और कौन सा किसको हुआ था तो मेरे को मुझे पता है, तो इसको आप मार्क कर लो। द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस 1907, when Tata Iron and Steel Company टिस्को was set up सक्ची जमशेदपुर। तो ये पहली जो हमारी इंडस्ट्री थी टाटा स्टील और उसकी मतलब कहते हैं आयरन और स्टील की। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले इंडस्ट्री नहीं थी, मॉडर्न आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना, ये 1907 में स्टैब्लिश हुई। तो अब ये जो है टिस्को है इसका नाम, इसका फुल फॉर्म है टाटा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जमशेदपुर तो बाद में नाम पड़ा, पहले सक्ची था इसका नाम। सक्ची में स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद इसके जो स्टैब्लिशर थे मतलब इसके जो ओनर थे उनका नाम था जमशेदपुर टाटा। सॉरी, जमशेद जी टाटा, मैं क्या ही बोल रही हूँ, सॉरी, जमशेद जी टाटा। अब ये जमशेदपुर उनके ही नाम से पड़ा है। ठीक है, अब ये झारखंड स्टेट में आप कोई पूछेगा सक्ची कहाँ है या फिर मतलब जमशेदपुर कहाँ है, तो आप क्या लिखोगे? झारखंड स्टेट में, है ना। एट प्रेजेंट इंडिया हैज 10 मेजर इंटीग्रेटेड प्लांट्स एंड 180 माइनर स्टील प्लांट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो आप ये भी याद रख लेना कि कितने प्लांट्स वगैरह है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि आपको याद रखना होगा कि 10 मेजर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं और 180 माइनर स्टील प्लांट्स हैं। तो आप इसको एक और बार देख लो कि 10 मेजर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और 180 माइनर स्टील प्लांट्स हैं। अब टिस्को के बाद, ठीक है, ये इन सब को भी आपको याद करना पड़ेगा। दैट इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को उसके बाद इसको, है ना, टिस्को इसको, ये बहुत ज़्यादा राइमिंग है, चलो कोई बात नहीं। टिस्को इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड इसको इज इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो है ये एक आपका आई थिंक क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, बट ऐसा एग्जाम्पल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि ये कहाँ पर है, तो आप लिखोगे बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल। तो ये बर्नपुर कहते हैं, बूनपुर कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आप देख लो यहाँ पे कि BURNPUR बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल और 3 स्टील प्लांट्स इन द पब्लिक सेक्टर। अब ये आपका एक क्वेश्चन है भिलाई, आई थिंक भिलाई इन यहाँ पे लिखा है और सही है गलत है, तो वो आपको लिखना है
तो यहाँ पे आई थिंक ट्रू और फॉल्स में भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो ये सही है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपके ट्रू और फॉल्स में ये चीज़ गलत दी रखी है, तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा फॉल्स। बट उससे पहले आपको ये ध्यान से लिखना है, भिलाई इन छत्तीसगढ़, इसको आप याद रख लो, ठीक है। भिलाई इन छत्तीसगढ़ एंड रूरकेला इन उड़ीसा और दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। तो ये तीन चार आपको याद करने पड़ेंगी, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, बिकॉज इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है टिस्को कहाँ पे है, सच्ची में या फिर जमशेदपुर कह लो, वो झारखंड में है। और इसको कहाँ है, वो बर्नपुर में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और भिलाई कहाँ है, वो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और रूरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। बस ये दो तीन याद करना है, दैट्स इट। तुम तो कितने बड़े बड़े गाने रैप से याद कर लेते हो, इतना नहीं याद करोगे फिर क्या ही मतलब है ना। तो अब ये जो है, ये अंदर आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया LTD SCIL के। और ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू मतलब अंडरटेक किए जाते हैं। और न्यूमरस अदर मेजर एंड माइनर स्टील प्लांट आर स्प्रेड ऑल ओवर पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब आप आई होप सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो बीच का इंडिया होता है ना, उसमें मतलब पेनिनसुलर का मतलब हम कह सकते हैं कि नदी, सॉरी पानी के मतलब उससे घेरा हुआ है, तीनों तरफ से हमें घेरा हुआ है ना। देखो तुम कहीं से भी देख लो, है ना। साउथ से हमें पानी से घिरा हुआ, ईस्ट से वेस्ट से हम पानी से घिरे हुए हैं, तो उसी को पेनिनसुलर बोलते हैं। आप सबको पता होना चाहिए चीज कि पेनिनसुलर इंडिया क्यों कहते हैं इंडिया को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका पानी से घिरा हुआ है। अब पेनिनसुलर इंडिया, अब यहाँ पे अब ये जो है इंडिया जो है वो लार्ज रिजर्व है आयरन और कोल और लाइमस्टोन के, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लार्ज रिजर्व है आयरन और कोल और लाइमस्टोन का। दे ऑल ओवर द they are the essential raw materials used for the manufacturing of iron and steel industry। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन और कोल और लाइमस्टोन जो है वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल, एक सेकंड पेज चेंज करती हूँ। Factors like availability of raw material, thermal power, cheap labor, and proximity to the big market make Peninsular India an ideal region for the concentration of large number of iron and steel industry। तो इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में हमारे पास रॉ मटेरियल भी है बहुत सारा, थर्मल पावर भी है, चीप लेबर भी मिल जाते हैं, है ना। बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पे उतना जो कह सकते हैं कि आई थिंक बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन होती है और इनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज वर्क फोर्स भी होता है, तो इसलिए जो है ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग लेबर लो बना देते हैं ना। तो और ये भी होता है कि लोअर वेज स्ट्रक्चर है और एक्सेस टू वास्ट लेबर मार्केट है, तो इसलिए हम आई थिंक बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे पास लेबर जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं लो कॉस्ट में। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब टिस्को के बारे में हम बात कर रहे हैं। टिस्को जमशेदपुर में, इसके लिए हमारे पास अलग से सब टॉपिक दिया गया, तो लेट्स रीड दैट। एंड बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है। चलो, टिस्को ये है जमशेदपुर टाटा ने नियरली ओवर 100 ईयर्स हो गए, ऑफकोर्स हो ही जाएंगे ना, जब 1907 में इस्टेब्लिश हुआ, तो ऑलमोस्ट 115 ईयर्स हो जाते हैं 1907 से अभी तक 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो कैन यू इमेजिन 115 ईयर्स हो जाते हैं। और ये सर जमशेद जी टाटा के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, और इनका पूरा नाम था जमशेद जी नुर नुस, इट इज रियली हार्ड टू प्रोनाउंस बट आई एम गोइंग टू से इट, नुसरवंजी टाटा, ठीक है। ये सक्ची में मतलब सक्ची जो था वो बाद में जमशेद जी टाटा के नाम से जमशेदपुर रखा गया। और ये जो है ये बहुत ही अच्छी मतलब जगह है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और बहुत ब्यूटीफुल डालमा हिल्स है, छोटंगपुर प्लेटू एंड सुबर्णरेखा एंड खरकई रिवर्स यहाँ पे बहती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट वो है कि छोटिंगपुर प्लेट ये सब क्यों मतलब ब्यूटीफुल है, तो ये सब आप लिख सकते हो। और ये जो रिवर्स है ना, ये पहले तो वाटर सप्लाई बहुत अच्छा देती है ना, और इसकी वजह से मिनरल्स बहुत ज़्यादा रिच है, वो जो जगह है वो रिच ऑफ मिनरल्स है। कोकिंग कोल आराम से मिल जाता है, झरिया से कुकिंग कोल मिल जाता है, और आयरन और लाइमस्टोन मैग्नीज फ्रॉम जमादोबा, ये सब भी
मतलब मुश्किल नाम पूछेंगे तो नहीं, बट फिर भी आपको बताना चाहिए। नॉर्मंडी एंड वेस्ट बोकारो, ये तो आपको पता ही होगा, बोकारो का नाम तो सबने सुना होगा, मैंने भी तो बहुत बार सुना है। इट हैज़ इट्स ओन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, इनके पास ना मतलब अपनी ही थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है वहाँ पे, जमशेदपुर में। और जो रीजन है वो बहुत ही अच्छी रोड रेल नेटवर्क से वो घिरा हुआ है। और बहुत ही आराम से वो कोलकाता पोर्ट तक उसकी रीच है। तब से पूछ सकते हैं कोलकाता पोर्ट का मतलब जमशेदपुर से बहुत ज़्यादा नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोलकाता पोर्ट। ठीक है। अब जमशेदपुर जो है ना वो एक इंडस्ट्रियल रीजन हो चुका है। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। और यहाँ पे से ट्रक मैन्युफैक्चर होता है, टिन प्लेट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, आयरन शीट्स, लोकोमोटिव्स, रेल्स, व्हील्स, स्लीपर्स फॉर रेलवे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। और मेन चीज़ पता है क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब वेल्थ कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से इस रीजन में। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी कारण से इंडस्ट्रीज होंगे तो एम्प्लॉयमेंट होंगी ही, है ना। अब पे वर्ल्ड्स में ये आप पढ़ सकते हो, है ना। इंडिया भी इसी में आता है, वर्ल्ड्स में जो आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है इंडिया भी। अब हम पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक्चुअली में टेक्सटाइल का मतलब पता है क्या है? टू वीव। ठीक है, टू वीव। अब वीव का मतलब जिसको नहीं पता ना भाई, वो क्या ही कहें उसका। तो अब सिंपली वीव का मतलब पता है क्या होता है? एक कपड़े को बनाना, उसमें से धागे को कहते हैं ना, आपने देखा होगा मम्मी या फिर दादी को देख करते हुए कि वो जो धागा है ना, सुई धागे को ऊपर नीचे उसको वीव करती है ना, करके कपड़ा बनाती है, राइट। उसी को हम वीव कहते हैं। तो टेक्सटाइल का मतलब वही होता है। अब ये जो है इट इज यूज ब्रॉडली फॉर कॉटन फाइबर, यार्न, जो सिंथेटिक फाइबर, ये सब बात की गई है। अब देखो, एक हम कह सकते हैं that the textile manufacture is one of the oldest, diverse and most widespread industries in the world. Despite the widespread mechanization of textile and garment, एक second मैं पेज से कर देती हूँ। Garment making, a large part of textile products are still made by hand spinners and hand weavers in many parts of the world. ठीक है। तो जो हमारे गारमेंट मेकिंग ये सब चीज़ें हैं, वो लार्ज पार्ट ऑफ टेक्सटाइल जो है ना, वो अब आवाज़ भी हैंड स्पिनर से बनाए जाते हैं और हैंड वीवर से बनाए जाते हैं बहुत वर्ल्ड के बहुत पार्ट्स में। द मॉडर्न मैकेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन ब्रिटेन। आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे डेवलप हुई थी पहले, तो ब्रिटेन यूके में। उसके बाद स्प्रेड हो गई थी चाइना, यूरोप, इंडिया, कोरिया, थाईलैंड में। अब यूएस जो है ना वो मतलब यूएस में भी और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी सब फैल गया था। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, ये वर्ल्ड का मतलब यूजुअली लोकेटेड है जहाँ पर पावर और लेबर, ठीक है, लेबर सप्लाईज बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी ऐसा ही है। जैसे ग्लोबल लेवल पे बांग्लादेश है, चाइना, चलो बांग्लादेश कहीं पे तो आगे हुआ, चलो कोई बात नहीं। बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, यूके है, यूएस है। और मेनी कंट्रीज है यूरोप की जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है किसकी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और वो एक्सपोर्ट करती है अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है। और इंडिया जो है, इंडिया का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है प्रोड्यूस करना कॉटन टेक्सटाइल को। द हैंड वुवन क्लोथ वॉज रिपोर्टेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो हैंड वुवन हाथ से बनाए हुए ना कपड़े, वो हमें मिले हैं इंडस वैली से। मतलब कितनी पुरानी सिविलाइजेशन, कितनी पुरानी सभ्यता है। और 2016 के उस समय पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी। वैसे तो ये बता रहे थे कि इंडस वैली है, बट अभी भी गूगल पे ये बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया, शायद मेसोपोटामिया ही होगी। बट उनमें से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है पुराने सिविलाइजेशन में से, है ना। तो आज भी कॉटन टेक्सटाइल जो है वो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। The cotton textile is the largest industry in India. It gives employment to over 35 million people, which means 20% of industrial labor is absorbed in this industry. बहुत बड़ी बात है ये कि मतलब 35 million people को ये लोग employment देते हैं। और
20% इंडस्ट्रियल लेबर, मतलब कह सकते हैं इसी अंदर इंडस्ट्री में लग जाते हैं, किसमें, कॉटन एंड टेक्सटाइल में। ठीक है। अब यहाँ पर उसका और अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया गया है। अब इसको देखो कि सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, रिवर योदो ओस्का में, है ना। ये आपसे वैसे पूछ सकते हैं, नॉट इन द दिस टेबल फॉर्म, या फिर ऐसे ही भी पूछ सकते हैं कि, क्योंकि टेबल हमेशा हर चैप्टर में जो टेबल्स भी होते हैं ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती हैं। तो रिवर योदो, है ना। फिर जो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई वो रिवर योदो है उसका का। और हमारे पास साबरमती है, वो इन सब में से होगा, साबरमती के संगीत। कोई नहीं, चलो। तो अब देखो, रिवर साबरमती हमने अहमदाबाद में हम पाया था कि गांधी जी से रिलेटेड है, तो उसके हम बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अब जो है वो इम्पोर्ट्स कॉटन फ्रॉम चाइना, ये अलग अलग कंट्रीज से इम्पोर्ट करती हैं। चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएस, और हमारे पास तो खुद है गुजरात, है ना, तो हमें कोई ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। और एक और मतलब को पता है कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में लोकेट किया करते थे पहले। और जो कॉटन है उसकी अवेलेबिलिटी, ह्यूमिड क्लाइमेट, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी हमारे पास तो हो ही जाती थी गुजरात में। और इस बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस इंडस्ट्री ने हमारे 80 टाउन्स और सिटीज़ को इंडिया में। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा इन गुजरात, ग्वालियर, इंदौर एंड उज्जैन इन मध्य प्रदेश, मुंबई, पुणे, शोलापुर इन महाराष्ट्र, चेन्नई, कोयम्बतूर एंड मदुराई इन तमिलनाडु, आगरा, कानपुर, मोदीनगर एंड मुरादाबाद। ये सब है एग्जाम्पल्स, आप एक दो याद कर लोगे उसी में हो जाएगा। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गुजरात इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन इंडिया। एंड सबको पता है कि अहमदाबाद में जो है, गुजरात जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट्स, हम कहते हैं ना कि गुजरात में लोग बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं। तो यही चीज़ होती है कि गुजरात इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन इंडिया। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें तो बहुत ज़्यादा ही, और हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन अ बिग वे टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दिस स्टेट। ठीक है। द स्टेट इज़ वेल नोन फॉर इट्स पावर लूम्स, स्पिनिंग, वीविंग एंड सिल्क डाइंग मिल्स स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। तो जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब पावर लूम, स्पिनिंग, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है। इन सब में हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है ना। मशीनरीज ये सब है हमारे पास। अब अगली पेज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, अहमदाबाद यूज टू बी कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ये मतलब आपसे पूछा जाता है कई बार, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है, कौन है, या फिर अहमदाबाद को हम कौन सा नाम से करते हैं, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लो, अहमदाबाद यूज टू बी कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। इसका भी रीजन भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। अब इसका मतलब क्या है, मिल्स मतलब होता है कि एक बड़ा सी बिल्डिंग है, मशीनरी से घेरा हुआ हो, है ना। तो कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स होती हैं। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर आफ्टर मुंबई। तो अहमदाबाद, अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे मतलब लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है मुंबई के बाद, मतलब मतलब सबसे इंडिया में। तो आपको लिखना पड़ेगा मुंबई, और सेकंड नंबर पे कौन है, अहमदाबाद। ठीक है। और फिर कहाँ पे है लोकेशन, ये तो हमने पढ़ा था जब हम रिवर योदो और साबर गुजरात अहमदाबाद के उसमें कंपैरिजन कर रहे थे। तो हमें पता चलता है कि रिवर साबरमती इन गुजरात के पास इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। अब इन सब को छोड़ के हम सबसे मतलब इम्पोर्टेंट उस पे आते हैं। इट हैज़ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट एंड बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज रेडली अवेलेबल। तो मैंने आपको बताया था कि स्किल्ड तो चाहिए हमें, अनस्किल्ड भी चाहिए हमें, किस मतलब क्लीनिंग के लिए चाहिए होगा, तो अनस्किल्ड तो चाहिए ना। हम बस हमें स्किल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अनस्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है कई बार। तो अब देखो कि the proximity nearby Kanla seaport favors large concentration of textile mills in and around and town. अब देखो, द सिटी है, मतलब अहमदाबाद की बात की जा रही है कि जो सिटी है वो 16 मिल्स से भी ज़्यादा, है ना, कह सकते हैं कि
60 मिल से भी ज्यादा उसके पास है, इंडस्ट्रीज कह लो, ऐसे कह लो, है ना। और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे होता है, जबकि बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं इसके बहुत मतलब कमजोर पड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ओल्ड मशीनरी के कारण और कैपिटल मतलब बहुत ही कम कैपिटल अवेलेबल हो चुका है। धीरे धीरे सब सिक पड़ रहा है, बट फिर भी लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन आईटी की बात करते हैं। आईटी इज आर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई थिंक, है ना। उसके बाद फिर इसके अंदर सिर्फ एक सब टॉपिक है, आईटी बेंगलुरु का। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है ऑफ कोर्स। आपके स्कूल में भी आपका एक सब्जेक्ट होगा 9 से शायद। अब देखो, जो आईटी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो टेलीफोन टेलीग्राफ इसके थ्रू मतलब होता है। अब ये जो है पीपल को कनेक्ट करता है पूरे अब यहाँ आप दिल्ली में बैठे हुए वैसे आप कहीं भी हो, अब आप कहीं और दूसरे कंट्री से आप कनेक्ट कर पा रहे हो किसकी वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ इन्फॉर्मेशन। अब मान लो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, हमें मान लो कुछ नहीं पता है, वो हम 2 मिनट में गूगल से सर्च करेंगे, हमें पता चल जाता है, हमें पे सारा डाटा मिल जाता है बहुत ही झटके में। ये सब किसकी वजह से हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मैम। अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, अब यहाँ पे हम आते हैं कि वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है, वो है बीपीओ। अब बीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स लिखा हुआ है। और जो आईटी है ना वो मतलब कह सकते हैं कि बहुत, अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले से नहीं थी हमारे पास, उसकी जैसे जरूरत पड़ी ना वैसे ही वो आई है। और जो आईटी है उसमें क्या है कि आपके पास डिजिटल मतलब सब कुछ अब इस यूएसए में 1946 में इसका आई थिंक बना था, तो डिफेंस पर्पस के लिए बना था ऐसे तो, बट फिर ये मतलब आगे हर कंट्री में धीरे धीरे फैला और ये बनता ही गया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, जो बूस्ट करता है एम्पलीफाइज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो मतलब पकड़ा जाता है और रिसीव करता है। और सेमीकंडक्टर को हम साफ साफ कहें तो ये मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मतलब ये ऐसे आपको 11th 12th से बहुत ही बड़े उसमें पढ़ाया जाएगा, और मतलब इसका 1.5 2 घंटे का मैं अलग से सेशन बना सकती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। जी नीट में इसको पढ़ाया जाता है, तो इसको सब एक बहुत ही छोटे तरीके से समझ सकते हो कि एक सॉलिड स्टेट होता है, डिवाइस होते हैं जो एक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेगुलेट करता है और बूस्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो हम मतलब रिसीव करते हैं। और यही कारण था जो कंप्यूटर्स जो हैं थाउजेंड्स ऑफ सेमी कंडक्टर से बने होते हैं। ये एक चिप तरह की होती है, और ये जो सेमी कंडक्टर्स है वो कंप्यूटर्स को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो मतलब बहुत ही, इसको बस आपको एक डेफिनेशन बस समझ लेनी है, बिकॉज ये आपसे पूछेंगे इस कारण से, बिकॉज इसकी थोड़ा सा हायर क्लासेस का है, बट आपको इसको बस समझना है एक बार और इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया में आपसे पूछ, जैसे अमेरिका में हम देखा कि 1940 आई थिंक 9 में इस्टेब्लिश, 1946 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में 1984 में इस्टेब्लिश हुआ है जो आईटी इंडस्ट्री। तो अब क्या है, ये इसने टेली कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। लास्ट 20 डिकेट्स, डिकेट्स मतलब 10 ईयर्स का एक पीरियड होता है, तो 2 डेकेट्स मतलब 20 ईयर्स। तो अब देखो ये जो है इंडस्ट्री, ये मिलियंस, कहते हैं ना कि ये मिलियंस ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब अंदर लाना, है ना। अंदर लाना मतलब इंडिया के अंदर हम कोई सामान मंगवा रहे तो इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। कैन यू इमेजिन, मिलियंस मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो भेज रहे हैं बाहर। दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग सो फास्ट दैट इट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 10 मिलियन पीपल। तो 10 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना। सेवरल सिटीज लाइक बेंगलुरु
Chandigarh, Chennai, Gurugram, Hyderabad, Mumbai, Pune, etc., have become important centers of this industry. With the rapid development of IT industries, India has emerged as one of the leading players of IT sector in the world. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली यूएसए और बेंगलुरु की, है ना। और जैसे हमने ओस्का और अहमदाबाद की मतलब वो की थी, कंपेरिजन किया था, उसी तरह इसमें भी हम कंपैरिजन करेंगे बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली से। तो लोकेशन कैलिफोर्निया, ये भी आपसे पूछ रहे थे, मैंने बोला टेबल्स आर इम्पोर्टेंट राइट, तो यू शुड जस्ट सी द टेबल्स। और आप लोकेशन है कैलिफोर्निया और बेंगलुरु के ऑफकोर्स कर्नाटका, है ना। टाइप ऑफ लेबर वर्ल्ड वाइड है, टेक्निकल स्टाफ भी वर्ल्ड वाइड है सिलिकॉन वैली का, लेकिन बेंगलुरु का इंडिजीनियस का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो उसका मतलब होता है कि स्वदेशी, मतलब अपने देश के ही लोग, ठीक है। तो टेक्निकल स्टाफ भी हमारे यहाँ इंडिजीनियस ही होते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है वो कैपिटल है कर्नाटका का, हम सबको ही बात पता है जो इंडियंस होंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिटी हैज emerged as a major center of engineering education and consequently has developed into a manufacturing center of a wide range of products like machines, tools, scientific equipments, aircrafts, electric motors, textile machinery and many other important products। अब ये जो है emergence of सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हुआ था बेंगलुरु के ही आसपास, है ना। अब बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर जाइंट्स का इस्टेब्लिश हो गया है बेंगलुरु में। अब जो है ये सिटी वो धीरे धीरे इमर्ज हो रही है एक लीडिंग सेंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। इंडिया में तो है ही बट वर्ल्ड में, ठीक है। टुडे द सिटी ऑफ बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली। अब देखो ऑफ इंडिया, ओके, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, एक सिलिकॉन वैली है यूएसए में। अब ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम लगा है बेंगलुरु का। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो बेंगलुरु है वो सिलिकॉन वैली क्या कहलाता है, उसको सेकेंड नेम क्या है। तो आप लिखोगे द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। This reflects its unique position in the valley of in this high tech global industry। तो इससे हमें पता चलता है कितनी अच्छी पोजीशन बेंगलुरु ने अपनी बना ली है आईटी के फील्ड में। अब बेंगलुरु जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोकेशन बन गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या, बस रीड कर लो, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन बेंगलुरु वाज स्टार्टेड with a handful of companies in the year 1991। और ये फिर ये ग्रो हुआ 183 रजिस्टर्ड यूनिट्स में और 1998 तक, है ना। और फिर ये रोज हुआ 200 यूनिट्स तक 2001 तक में, है ना। और फिर क्लस्टर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल स्मॉल मीडियम और लार्ज कंपनीज जो हैं वो बनने लगी फॉरेन फर्म्स को मिलाकर। और जैसे मोटोरोला एग्जांपल्स है, इंडियन ओन्ड वंस, ये सब मिलाकर ये ऐसे पीएसआई डाटा सिस्टम की तरह, है ना। और ये जो है आईटी एरेना है, मतलब एरेना का मतलब ही क्या होता है पता है तुम लोग, एक वो जगह ही होती है जहाँ पर सब कुछ होता है एक साथ चलता रहता है ना। तो बेंगलुरु जो है वो विटनेस रैपिड ग्रोथ के साथ इसने बहुत ज़्यादा इनकम भी कमाई, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी पाई है इसने। तो यही बात बताई गई इस चैप्टर में। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय, एंड वी मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।